नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स डॉट एडू यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है कि 19 दिसंबर की सारी शिफ्टों के पेपर हो चुके हैं, तो मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ सारे शिफ्ट के सारे क्वेश्चन। लेकिन सारे क्वेश्चन करवाने में बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, तो हम इस वीडियो को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो ये पहला पार्ट है। मैं थोड़ी ही देर में बाकी दोनों पार्ट भी आपके लिए अपलोड कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और जो पहला क्वेश्चन आपका आया था वो था, 1951 में नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते और पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए थे 15, 20, 15 और 10। लेकिन मैंने कल की ही वीडियो में मैंने आपको बताया है, जिसमें हमने क्वेश्चन किया था कि 1951 वाले जो हमारे एशियन गेम थे उसके अंदर भारत ने कौन सी पोजीशन हासिल की थी। तो वो हमारी सेकंड पोजीशन थी और उसके अंदर हमने 15 स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर इससे पहले मैं ये आपको कल भी बताया था और ये आज भी देख लीजिए आप कि जो हमारा ये 1951 के जो हमारे पहले एशियाई खेल थे उसके अंदर भारत की ये अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस कानून का स्थान लिया है। ये मैंने आपको कल ही मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है। इसका क्या आंसर होगा? इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860 को अभी बीएनएस ने रिप्लेस कर दिया है। इसके बारे में आप थोड़ा और जान लीजिए। ये 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी और 1 जुलाई 2024 से इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है। पहले आईपीसी के अंदर कितनी धाराएं थी? 511। अभी बीएनएस के अंदर कितनी है? 358। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जुम्पा लाहाड़ी को द इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज पुस्तक के लिए पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष मिला है? तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2000 के अंदर। जुम्पा लिहाड़ी को उनकी लघु कहानी संग्रह द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए वर्ष 2000 में पुलित्जर पुरस्कार मिला था, जो कि एक फिक्शन श्रेणी के लिए था और यह उनकी पहली प्रकाशित पुस्तक थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1978 के आसपास भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी और उसके बाद किस योजना को लागू किया गया था? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 5 ईयर प्लान्स आपको करके जाने हैं किसी भी हालत में। भाई ये नहीं छोड़ना है, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे आगे भी आएंगे। प्लीज़ 5 ईयर प्लान और स्पोर्ट्स को तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके अंदर 1978 के अंदर अपनी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो हमारी 5th पंचवर्षीय योजना चल रही थी और फिर 1978 से और 1980 तक क्या चला था? रोलिंग प्लान चला था। उसके बाद फिर हमारी छठी पंचवर्षीय योजना आई थी। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो ये योजना मूल रूप से 1974 से 79 के लिए निर्धारित थी। हालांकि 1977 के अंदर जो राजनीतिक परिवर्तन हुए, नई निर्वाचित जनता पार्टी ने जो कमान संभाली थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, इस योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया और उसके बाद क्या चलाया? रोलिंग प्लान 2 साल के लिए। इसमें क्या हुआ कि हमारी जो ये छठी पंचवर्षीय योजना थी, इसको 78 से 83 तक चढ़ाना था, लेकिन फिर 1980 के अंदर सरकार, जो कांग्रेस सरकार थी, वो वापस आई। इसके बाद इसे रद्द कर दिया गया और आधिकारिक जो छठी पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक चली? 80 से 85 तक। इसका 5वीं का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका प्रमुख नारा क्या था? तो प्रमुख नारा क्या था? गरीबी हटाओ। वहीं रोलिंग प्लान का विचार गुन्नार मिटरल द्वारा दिया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? वार्षिक आधार पर लक्ष्यों की समीक्षा और संशोधन करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये छऊ है, ये छऊ थोड़ा गलत लिख गया हिंदी में।
छऊ नृत्य भारत के किन राज्यों से संबंधित है और इसके 3 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको छऊ के बारे में थोड़ा बहुत बताया है, आज थोड़ा और जान लेते हैं छऊ के बारे में। तो छऊ के 3 प्रकार होते हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सरायकेला छऊ, फुलेरिया छऊ और मयूरभंज छऊ। जो सरायकेला है वो कहाँ होता है? झारखंड में। फुलेरिया छऊ कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। और मयूरभंज ओडिशा के अंदर होता है। ये तीनों छऊ के प्रमुख प्रकार हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये वाला, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इसका एक की डिफरेंस और देख लीजिए। फुलेरिया और सरायकेला छऊ के अंदर क्या होता है? मास्क का प्रयोग करते हैं, जबकि मयूरभंज के अंदर मुखौटों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसको 2010 में यूनेस्को ने छऊ को मानवता और अमूर्त संस्कृति विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी सूची के अंदर शामिल किया है। यह नृत्य उत्सव अक्सर चैत्र पर्व पर वसंत त्योहारों के दौरान मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के वर्तमान केंद्रीय मंत्री और संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो आपका इसका सही ऑप्शन होगा, केंद्रीय मंत्री आपके हैं ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया भारत के संचार मंत्री हैं। और अगर हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन की बात करें तो वो हैं चंद्रशेखर पेमासानी। तो ज्योति एम सिंधिया और डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जुलाई में गोवा के 22वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्पापति अशोक गजपति राजू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग 13A अनुच्छेद 323A से और 323B को जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है 44वां, 42वां, 73वां या 24वां। तो इसका आपका सही आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। क्या था इनके आर्टिकल के अंदर, ये हम एक बार देख लेते हैं। तो जो हमारा जो 13A है उसका शीर्षक क्या है? ट्रिब्यूनल। तो अनुच्छेद 323A क्या कहता है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से संबंधित है। यह सांसद को केंद्र और राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति देता है। इसी के तहत 1985 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि CAT की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 323B क्या कहता है? यह अन्य मामलों में ट्रिब्यूनल से संबंधित है। यह संसद और राज्य विधानसभाओं को टैक्सेशन, विदेशी मुद्रा, श्रम विवाद, भूमि सुधार और खाद्य सामग्री जैसे विभिन्न और अन्य विषयों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आयुष्मान भारत ABPMJY के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि दी जाती है? तो इसके आपके ऑप्शन थे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख और 10 लाख। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी 5 लाख प्रति ईयर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस योजना को के बारे में आप देख सकते हैं 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए 70 और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसमें शामिल किया है, चाहे उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। कवरेज अमाउंट इसका क्या है? 5 लाख प्रति वर्ष का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा इसमें कवर होता है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड क्या है?
इस श्रेणी के लाभार्थियों के लिए एक नया और अलग आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जाता है जो 70 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं। अगला क्वेश्चन है, लावणी और मोहिनी अट्टम क्रमशः किस राज्य नृत्य शैली से संबंधित है? तो लावणी आपका कहाँ से संबंधित है? ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, लेकिन ये क्लासिकल डांस नहीं है, ये एक फोक डांस है। तो महाराष्ट्र का फोक डांस। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है, और ये एक क्लासिकल डांस है। आपको कितने क्लासिकल डांस हैं ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये आप देख लीजिए, लावणी क्या होता है? लावणी महाराष्ट्र का राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह अपनी शक्तिशाली लय और पारंपरिक गीत ढोलकी की थाप पे बजाया जाता है, मतलब किया जाता है। लावणी मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा नौवारी मतलब 9 गज लंबी साड़ी पहनकर किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस फोक डांस के अंदर 9वारी साड़ी पहन के डांस किया जाता है? तो इसका आपका ऑप्शन लावणी सही रहेगा। और यह महाराष्ट्र के रंगमंच यानी कि तमाशा का एक अभिन्न अंग है। मोहिनी अट्टम क्या है? यह केरल राज्य का एक क्लासिकल डांस है। मोहिनी का अर्थ है मन को मोहने वाली स्त्री, और अट्टम का मतलब है नृत्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, उसी पर आधारित ये नृत्य है। अपनी सुंदर और कोमल गतिविधियों के लिए जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे और किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है तथा इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली हिंदी लेखिका कौन थी? तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनी एरपेनबेक। मेरे को प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और आपकी गीतांजलि श्री, ये आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे। इनको किस पुस्तक के लिए मिला है? तो ये आपको कैरेस जो पुस्तक थी इनकी, उनके लिए प्रदान किया गया है, जिसका इंग्लिश अनुवाद माइकल हैफमोन ने किया है। और यह जीतने वाली पहली हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री थी, जिन्होंने 2022 के अंदर उनकी पुस्तक रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए यह मिला था। क्वेश्चन नंबर अगला, 2010 में के एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन कैसा था और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो इसके अंदर भारत ने 14 स्वर्ण पदक, 17 रजत और 34 कांस्य, यानी टोटल 65 मेडल जीते थे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। 16वें एशियाई खेल कब हुए थे? 2010 में चीन के ज्वांगझू में आयोजित किए गए थे। मेडल टैली में क्या था भारत का स्थान? तो भारत ने इन खेलों में अपना उस समय का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था 2028 और 2023 के खेलों से पहले। इसमें कुल भारत ने 65 पदक जीते थे, जिसमें 14 स्वर्ण, 17 रजत और 34 कांस्य शामिल थे। रैंकिंग इसकी क्या होगी? रैंकिंग इसकी होगी छठे स्थान पर रहा था। 1951 में कितने कौन से स्थान पर रहा था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, हम अभी आप पढ़ के आए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खानवा युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था और इसका परिणाम क्या था? तो खानवा जो युद्ध था वो पानीपत के जस्ट बाद लड़ा गया था। तो आप ये बताइए कि किसने लड़ा था पानीपत का युद्ध? तो जो आपके बाबर थे उन्होंने 1526 के अंदर तो पानीपत का युद्ध हुआ था। 1527 के अंदर बैटल ऑफ खानवा हुई थी, किस के बीच में हुई थी? बाबर और राणा सांगा के बीच में। जीता कौन था? बाबर, क्योंकि भाई बाबर के पास अपनी आधुनिक तोपें थी, तो बाबर आराम से ये युद्ध जीत गया था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। यह पानीपत के युद्ध पहले युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया दूसरा युद्ध था। इसकी स्थान का ये कहाँ है खानवा? तो ये आपका राजस्थान के भरतपुर के पास खानवा नामक स्थान पर हुआ था। इसके अपोजिशन में कौन थे? राणा सांगा थे, जिनका नाम क्या है? राणा संग्राम सिंह। राणा सांगा के साथ कई अन्य राजपूत राजा और महमूद लोदी जैसे अफगान शासक भी शामिल थे। परिणाम क्या हुआ? भाई बाबर को जीतना ही था, क्योंकि बाबर के पास
बेहतर सैन्य रणनीति और तोपखाने के प्रयोग से इसकी जो राजपूत सेना है ये हार गई थी। इस जीत के बाद बाबर ने अपने आप को गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। गाजी क्या होता है? हिंदुओं को मारने वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक मुख्य रूप से किसके जीवन और शासनकाल से संबंधित है? तो इसका आपका ऑप्शन है कल्हण नहीं। हर्षचरित्र किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। किसके ऊपर? भाई हर्षचरित्र है तो हर्षवर्धन के ऊपर ही तो लिखे गए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन के लिए लिखी थी। और ये जो आपके हर्ष चरित्र के जो रचयिता थे बाणभट्ट, ये किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन जी के थे। कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया? ये संस्कृत के अंदर लिखा गया है। बाणभट्ट की और हम रचनाओं के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की भी रचना की है, जो दुनिया के सबसे पुराने उपन्यासों में से एक माना जाता है। हर्षवर्धन स्वयं भी एक विद्वान राजा थे, जिन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जैसे नाट्य लिखे थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में नई दूरसंचार नीति 1999 जो जब लॉन्च हुई थी, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर वॉज द न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 1999 NTP 1999 इंट्रोड्यूस इन इंडिया? तो यह आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों की थी? क्योंकि भारत में पहली दूरसंचार नीति 1994 में आई थी, लेकिन तेजी से हो रहे बदलाव के कारण अटल बिहारी वाजपेयी ने 26 मार्च 1999 को नई दूरसंचार नीति NTP 1999 को मंजूरी दे दी थी। जल्दी में थोड़ा गलत हो गया था। मुख्य परिवर्तन क्या था इसमें? इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए निश्चित लाइसेंस शुल्क यानी कि फिक्स लाइसेंस फी मॉडल को बदलकर राजस्व साझाकरण रेवेन्यू शेयरिंग में बदलना था। इससे टेलीकॉम कंपनियों के बीच वित्तीय राहत मिली और भारत में मोबाइल क्रांति का आधार तैयार हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उपन्यास बुटकू के लेखक कौन है? इसे वर्ष 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है? माफ़ कीजिएगा, आज काफ़ी गलतियां हो रही हैं। तो इसका आपका सही आंसर होगा, इनको बुकर पुरस्कार के लिए लॉन्ग लिस्ट किया गया है। इनको ये अवार्ड मिल नहीं पाया इसका। और इसके जो लेखक थे वो थे मनोरंजन व्यापारी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर हम जल्द ही आगे लेके आ रहे हैं, वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, मतलब ये वाली ख़त्म हो गई है। थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं अगली वीडियो पे काम कर रहा हूँ। तब तक भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो दूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और भाई पढ़ लो, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पढ़ लो, उसके साथ साथ डांस कर लो। डांस के जितने भी जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो तो करके जाओ भाई। और उसके अलावा करंट अफेयर मैं करवा दूंगा आपके, लेकिन ये स्पोर्ट्स और डांस तो आप ज़रूर करके जाओ। चलो ठीक है, अभी पढ़ लीजिए।